हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गो विद आर्यन 1995। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमने पार्ट 1 कंप्लीट कर लिया है। वर्णमाला का पार्ट 1 कंप्लीट हो चुका है हमारा, जिसमें कि स्वरों का वर्गीकरण किया गया था। आज हमारी ये दूसरी क्लास है जिसमें हम व्यंजनों का वर्गीकरण करेंगे। व्यंजनों का वर्गीकरण करते समय इन व्यंजनों को कई भागों में विभाजित किया गया, जैसे स्पर्श व्यंजन, फिर अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन और संयुक्त व्यंजन। तो शुरुआत करते हैं स्पर्श व्यंजन की। तो हम सभी जानते हैं कि स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25 होती है। इन 25 के अलावा स्पर्श व्यंजन में 2 द्विगुण व्यंजन भी आ जाते हैं, जिन्हें उत्क्षिप्त व्यंजन के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पर क से लेकर के म तक स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25 होती है और इन 25 व्यंजनों को 5 वर्गों में विभाजित किया जाता है। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं 5 वर्ग, इनमें 5 वर्गों में विभाजित किया जाता है। जैसे कि ये लिखा हुआ है क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। इनमें जो भी वर्ग होता है पहले वर्ण के अनुसार होता है। तो क वर्ग में क, ख, ग, घ, ङ ये आते हैं और ये सभी कंठ होते हैं। इनके उच्चारण का स्थान कंठ होता है। इसी प्रकार से च वर्ग होता है ये, और च वर्ग में च, छ, ज, झ, ङ आते हैं और इनके उच्चारण स्थान तालु होता है। इसके अलावा ट वर्ग में ट, ठ, ड, ढ, ण आते हैं, जिनका उच्चारण स्थान मूर्धन्य होता है। और त वर्ग में त, थ, द, ध, न आते हैं। त, थ, द, ध, न आते हैं और इनका उच्चारण स्थान दंत होता है। इसी प्रकार से हम देखते हैं तो प वर्ग में जो ये प वर्ग है, इसमें प, फ, ब, भ, म आते हैं और इनका उच्चारण स्थान ओष्ठ होता है। इस प्रकार से ये स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25 हो जाती है, परंतु इन्हीं में से द्विगुण व्यंजन को भी स्पर्श व्यंजन में रखा गया है। जैसा कि हम यहाँ देख रहे हैं द्विगुण व्यंजन, ये दोनों द्विगुण व्यंजन हैं जिन्हें स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत ही माना जाता है। इन्हें द्विगुण व्यंजनों को उत्क्षिप्त व्यंजन के नाम से भी जाना जाता है। इस प्रकार से इनकी कुल टोटल जो संख्या होती है 25 + 2 = 27 हो जाती है। संयुक्त व्यंजनों की संख्या भी 4 है। संयुक्त व्यंजन जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये सभी संयुक्त व्यंजन हैं। और कौन सा संयुक्त व्यंजन किन वर्णों के सहयोग से या किन वर्णों के मेल से बनता है, वह भी आपको सामने कोष्टक में दिखाई दे रहा है। तो शुरू करते हैं। आज छ, जो छ है वो क और स से मिलकर बनता है। क हलंत युक्त होता है, अर्थात आधा होता है, और स पूरा होता है। इसी प्रकार से त्र, ये त्र है, इसमें हम देखते हैं ये त प्लस र से मिलकर बनता है। त्र त प्लस र से मिलकर बनता है। इसमें त हलंत युक्त होता है और र पूर्ण होता है। इसके बाद ज्ञ, ये ज्ञ आता है। तो ज और ङ, ज ङ, ज हलंत युक्त है, ङ पूरा है। इसी तरह से स्र, स्र में स और र मिलकर बनता है। स प्लस र वर्णों से मिलकर बनता है, तो इन्हें संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। नेक्स्ट अगला है लुंठित व्यंजन। रा को लुंठित व्यंजन कहा जाता है। जो ये आपको र दिखाई दे रहा है, इसे लुंठित व्यंजन की संज्ञा दी गई है, क्योंकि जब इसका उच्चारण किया जाता है तो जीभ थर्राती है। जीभ क्या करती है? जिह्वा थर्राना शुरू हो जाती है, इसलिए इसे व्याकरण की भाषा के अनुसार इसे वैसे कहा गया लुंठित वर्ण। नेक्स्ट है आपका पार्श्विक व्यंजन। ल को पार्श्विक व्यंजन कहा गया है। और इसी प्रकार से ऊष्म संघर्षी व्यंजन, जैसा कि हम पहले जान चुके हैं कि तीनों स और ह को ऊष्म संघर्षी व्यंजन की संज्ञा दी गई है। और उत्क्षिप्त व्यंजन भी आप देख चुके हैं, ये उत्क्षिप्त व्यंजन है जिन्हें द्विगुण व्यंजन की संज्ञा भी दी गई है और ये स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। इस प्रकार से हम देखते हैं कि कुल व्यंजनों की संख्या 41 होती है। कुल व्यंजनों की संख्या 41 होती है। अगर क्वेश्चन आता है कि कुल व्यंजनों की संख्या 41 है, तो यदि मूल व्यंजनों की बात की जाती है, अगर क्वेश्चन पेपर में ये पूछा जाता है कि मूल व्यंजनों की संख्या कितनी है, तो 33 होती है। इसी प्रकार स्पर्श व्यंजनों की संख्या अगर पूछी जाए तो सामान्यतः 25 होती है और उत्क्षिप्त व्यंजनों की संख्या 2। इसी प्रकार से अंतस्थ व्यंजन 4 होते हैं, यर, लव और ऊष्म व्यंजन तीनों स और ह
ये भी इनकी संख्या भी 4 होती है। और जो हिंदी वर्णमाला में आगत व्यंजन हैं प और फ, उनकी संख्या भी 2 होती है। इस तरह से ये आगत व्यंजन आप देख रहे हैं, 2 इनकी संख्या है। अगर इस प्रकार से हमारी वर्णमाला में कुल टोटल वर्णों की बात की जाए तो इनकी संख्या 52 होती है। इनकी संख्या 52 होती है। हाँ दोस्तों, तो अब हम सॉल्व करेंगे पिछली वर्षों में आए हुए क्वेश्चनों को। तो पहला क्वेश्चन जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, हिंदी में ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती हैं। तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं इसे। हिंदी में ध्वनियाँ 2 प्रकार की होती हैं, स्वर और व्यंजन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ए। स्वर और व्यंजन 2 प्रकार की होती हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है आपका, मात्रा के अनुसार स्वर कितने प्रकार के होते हैं। तो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, ए में 2, बी 3, सी 4 और डी 5। तो इसमें मात्रा के अनुसार स्वरों की संख्या जो होती है वो 3 होती है। 3 प्रकार के होते हैं स्वर, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। इनमें ह्रस्व स्वर होते हैं अ, ई, उ और रे, और दूसरे होते हैं दीर्घ स्वर, जो दीर्घ स्वरों में आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। मतलब बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा उ, छोटी ए, बड़ी ए, छोटा ओ और बड़ा ओ। इनकी संख्या 7 होती है। जो तीसरा वर्ग है वह है प्लुत स्वर। प्लुत स्वर ऐसे स्वर जिन्हें उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है, उन्हें प्लुत स्वर कहते हैं। जैसे कि ओम, उनमें ओम आता है। तो यही पूछ रहा है कि मात्रा के अनुसार स्वर कितने प्रकार के होते हैं। तो 3 प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट अगला चलते हैं, अगला देखते हैं, जिह्वा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। जिह्वा के आधार पर जैसे ए में आपको दिखाई दे रहा है 2, बी 3, सी 4 और डी 5। तो जिह्वा के आधार पर स्वरों की संख्या, स्वरों के प्रकार होते हैं 3। ये 3 प्रकार हैं, अग्रस्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। अग्रस्वर में छोटी ई, बड़ी ई, छोटी ए, बड़ी ए, ये सभी स्वर अग्र स्वर कहलाते हैं। और मध्य स्वर छोटा आ मध्य स्वर की श्रेणी में आता है। बाद के जो कुछ भी स्वर रह गए वो सभी स्वर पश्च स्वर होते हैं। जैसे बड़ा आ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, छोटा ओ, बड़ा ओ आदि। अगला क्वेश्चन है स्क्रीन पे आपके सामने, जिनका उच्चारण स्वतंत्रता से होता है क्या कहलाते हैं। जिनका उच्चारण स्वतंत्रता से होता है क्या कहलाते हैं। ए संज्ञा, बी सर्वनाम, सी स्वर और डी व्यंजन। तो इनमें सही आंसर होगा आपका सी। ऐसे वर्ड जो स्वतंत्रता से उच्चारित किए जा सकें स्वर कहलाते हैं, और जिनके उच्चारण में किसी अन्य वर्ड की सहायता लेनी पड़े वो व्यंजन कहलाते हैं। तो यहाँ पे आपका आंसर हो गया सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 5, इनमें से ओष्ठ वर्ण कौन सा है। इनमें से ओष्ठ वर्ण कौन सा है। तो हम देखते हैं इसमें से ओष्ठ वर्ण अ, पहले में अ दिया गया है, छोटा अ, दूसरे में बड़ा अ, आ, ई और उ। तो ओष्ठ वर्ण की बात कर रहा है, ये कह रहा है ओष्ठ वर्ण। तो ओष्ठ वर्ण हम जानते हैं कि उ ओष्ठ वर्ण होता है। दोनों प्रकार के उ ओष्ठ वर्ण में आते हैं। तो हमारा यहाँ पे सही आंसर हुआ डी। इनमें से ओष्ठ वर्ण कौन सा है, उ है, क्योंकि ए में जो ए ऑप्शन में है अ वो कंठ वर्ण है। इसी प्रकार से बी भी कंठ वर्ण में आता है और ई तालु वर्ग में आता है। तो हमारा जो सही आंसर हो गया वो हो गया आपका डी, उ आपका ओष्ठ वर्ण में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कंठ तालव्य स्वर कौन से। तो ए में ही आ, ये कंठ होते हैं, केवल कंठ स्वर कहे जाते हैं। आ कंठ स्वर कहे जाते हैं। बी में जो स्वर हैं आ और उ, आ इसमें कंठ हो गया और उ ओष्ठ हो गया। इसी प्रकार से सी जो आंसर दिखाई दे रहा है आपका विकल्प सी, वही आपका आंसर है। ए ऐ, छोटी ए बड़ी ए, अर्थात ए ऐ कंठ तालव्य स्वर है। इसके अलावा जो छोटा ओ और बड़ा ओ दिखाई दे रहा है ये आपके कंठ्योष्ठ स्वर हैं। तो आपका सही आंसर इसमें होता है सी, क्योंकि छोटी ए बड़ी ए कंठ तालव्य स्वर हैं। तो फिर आगे के वीडियो में मिलते हैं।